हमारी तरह नवाज शरीफ नहीं, ना शहबाज शरीफ तुम्हारी तरह है कि वजीर आजम की कुर्सी पे जब तुम बैठे थे तुम्हें कहा कि आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए, तो तुमने कहा कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट ठीक करने नहीं आया। नवाज शरीफ आलू प्याज के रेट ठीक करने आया है इंशाल्लाह। पेट्रोल और डीजल की कीमत में न सिर्फ इजाफा किया गया है, पहली मरतबा हुआ है कि जो समरी जो वजारत की तरफ से वजीर आजम को भेजी गई उसमें जो इजाफा डिमांड किया गया था उसकी बजाय दुगना इजाफा जो है वो कर दिया गया। ये जो कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, ये IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है आज, और जिस तरह से आवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ महंगाई और बदतरीन महंगाई मिली है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये अपोजिशन में थे उस वक़्त की कहानी है। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो यही कहा करते थे। तो ये जो ब्लेम गेम और जो पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला है, क्या इससे हमारी मैशियत बेहतर हो जाएगी? हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे और वसी तर मुफाद के अंदर एजेंडे के ऊपर काम करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए? हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में डॉक्टर इशफाक हसन ने, मारूफ माहिर माशियात हैं, और उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब जो 2 महीने हुए हैं मौजूदा हुकूमत को आए हुए, और जिस तरीके से इमरान खान साहब की पॉलिसी का तसलसल चल रहा था, क्या इस वक्त अगर इमरान खान साहब कंटिन्यू कर रहे होते तो क्या हालात इससे बेहतर होते या इससे भी बुरे होते? मेरा अपना ख्याल है कि इतने बुरे तो नहीं होते, क्योंकि वो बहुत मुश्किलात से गुजर कर ये जो माली साल गुजर रहा है, इससे मईशत में सिवाय इसके कि डॉलर की लीकेजेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाकी तमाम चीज़ों में बेहतरी आई थी। आपकी GDP ग्रोथ 6% से ग्रो कर रहा था, पिछले साल 5.7% से ग्रो किया। हमारी सनती पैदावार में तकरीबन 10.5% का इजाफा था। एक्सपोर्ट्स हमारे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। इस गालिबन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी साल होगा। इसी तरीके से तारीख का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी इसी साल में आएगा। लेकिन यह है कि साथ साथ हमारे लीकेजेस डॉलर की बहुत थी, और लीकेजेस का मतलब है इंपोर्ट। बेतहाशा हम इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर तो कमा तो रहे थे, लेकिन जिस बकेट पे हम डाल रहे थे डॉलर, वो नीचे से लीकेज था, वो नीचे से बकेट जो था वो लीक था, तो ऊपर से डालते जाते और नीचे से निकलता जाता। तो वो हमारी जो परेशानियां हैं कि डॉलर नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, ये उसी की वजह से था। तो ये इमरान साहब की खान की जो हुकूमत की ये बहुत बड़ी कमजोरी थी कि वो इस डॉलर की लीकेजेस को काबू नहीं कर सके। बाकी ये कि तमाम चीजें बेहतर थी। हो सकता है कि वो अगर कंटिन्यू करते तो शायद जितने चीखों पुकार मची हुई थी, बल्कि मैं तो सबसे ज्यादा बोल रहा था इस पे, तो सुन लेते बात, कुछ डॉलर के लीकेजेस को रोकने की कोशिश करते। लेकिन ये 20 ये जो अभी तकरीबन 50-55 दिन हुए हैं, इसमें बहुत तबाही मच गई है। उसकी वजह से देखें, पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस हमेशा हमने देखे हैं, आते रहे हैं। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया तो हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए थे, तो बाहर से जितना इनफ्लो था डॉलर का वो रुक गया था, नहीं आ रहा था, लेकिन हम अपनी डेट की पेमेंट किए चले जा रहे थे, जिसकी वजह से रिजर्व हमारा नीचे की तरफ आता जा रहा था, और ये तकरीबन $400 मिलियन पे आ गया था। तो लेकिन हम फिर उस क्राइसिस से निकल आए। उसकी 2 वजह थी कि वो जो क्राइसिस था, ये जो क्राइसिस है, और उसमें ये फर्क था कि ये क्राइसिस आया है साथ साथ सियासी पोलराइजेशन पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी नहीं देखी गई है कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हुए हैं। इस तरह का जो सियासी मंजरनामा
मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, आई एम श्योर कि ओरिया मकबूल साहब ने भी नहीं देखा होगा कि जितनी पोलराइजेशन आज हो गई है, एक दूसरे को मरने मारने पे हम तुले हुए हैं। ये मंजर 1988 के क्राइसिस के बाद हमने नहीं देखा था। दूसरी चीज ये है कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो उस चैलेंज को उसने ओन किया था कि हाँ ये हमारा चैलेंज है, हमने इसको एड्रेस करना है। ये पुराने ये मुश्किल ये आज ये है कि चैलेंज भी है लेकिन इसको कोई ओन नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप देखें कि शुरू के 30 महीना सवा महीना जो है वो एक हमारी मईशत एक रडरलेस शिप की तरह थी जिसका कोई कप्तान नहीं था, जहाज का कोई कप्तान नहीं था, समुंदर में उतर गया, समुंदर की मौजें थपेड़े मार रही है, वो कभी दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल डायरेक्शन लेस था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, और जिसकी वजह से चीजें ज्यादा खराब हो गई हैं। लेकिन अब तो उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल है हमारे पास, अब इसके ऊपर हम इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, मुल्क को निकालेंगे भी। और दूसरा जो औरिया साहब ने जो बात की कि जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो जनूबी एशिया में डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपको से पूछना चाह रहा हूँ कि मुशर्रफ पीरियड में हमने बाकायदा IMF को गुड बाय कह दिया था और वो एक बहुत ज़बरदस्त करता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि उसके बाद ये सारे का सारा टर्माइल कैसे हुआ, फिर अगले 10 साल जो हैं उसमें हमने फिर वापस उसी सतह पे आ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुशर्रफ साहब के ज़माने में मैं तो था उसी उसके टीम का हिस्सा था। जी हाँ, हमने 2004 में बिल्कुल उनको खुदा हाफिज कहा, और मैं इसमें जहाँ मुशर्रफ साहब चूँकि वो उस वक्त के सदर थे लेकिन जो दिमाग था पीछे वो शौकत अजीज साहब। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। और उन्होंने, हमें भी नहीं पता था जब हम अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2004 की बात कर रहा हूँ, जब हम गए वहाँ पर IMF के साथ, वो हमारा जो एनुअल मीटिंग होता है और एक स्प्रिंग मीटिंग है, तो ये स्प्रिंग मीटिंग थी 2 अप्रैल 2004 में। तो मुझे भी हमारी किसी टीम के मेंबर को बिल्कुल नहीं पता था। बैठते ही उन्होंने IMF के लोगों को कहा कि आई वांट टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम आवर लीडरशिप, ये मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूँ, दैट वी वांट टू गेट आउट ऑफ द IMF प्रोग्राम। तो कहता कि व्हाट डिड यू से मिस्टर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि दोबारा रिपीट किया, तो कहता कि मिस्टर मिनिस्टर यू हैव थ्रोन ए बॉम्ब ऑन दिस बिल्डिंग। अच्छा, ठीक है, ये आपने हम पे बॉम्ब गिरा दिया कि ये कैसे हो सकता है, और ये वो फिर बड़े उसमें बातचीत हुई और उन्होंने कहा था कि अगर इसके लिए कुछ भी करना होगा तो हम करेंगे। डॉक्टर साहब ये वापस कैसे आ सकता है? मैं आपको अंदाजा है कि हम मुशर्रफ के ज़माने में उनके खिलाफ भी थे, इसको डिक्टेटर भी कहते रहे, सब कुछ था, लेकिन ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जिसको दिल से मानने को दी करता है कि उसने ये किया था, पाकिस्तान की नॉन हिस्ट्री में किया था। ये अब दोबारा हम कैसे आ सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, उस वक्त एक टीम थी और हम मुल्क के लिए काम कर रहे थे। 1998-99 में ये पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट था वो हमारे कौमी मजमूई पैदावार के बराबर था ऑलमोस्ट। ठीक है, 50 जी, ठीक। और उसके बाद फिर हमने डेट की स्ट्रेटेजी बनाई और उसको इम्प्लीमेंट करता रहा। डेट ऑफिस बनाया जिसको मैंने हेड किया था, पहला डेट ऑफिस का चेयरमैन भी हेड था, डायरेक्टर जनरल मैं था, और एक अच्छी टीम थी जो काम कर रही थी। और जब 2007 में, जून 2007 में जब वो माली साल खत्म हुआ तो ये हमारा कर्जे का बोझ जो था 52% पे आ गया था, तकरीबन 100 से। तो हमने कर्जे के बोझ को आधा कर दिया था, आधा। अब हम वापस उसी सतह पे पहुंच गए हैं। तो देखें, ये एक होती है लीडरशिप, टीम। आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं या जाती अपने पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं? असल चीज जब आप पर्सनल गेन आपका सुप्रीम होगा नेशनल इंटरेस्ट से, यही हालत होगा जो आज हमारा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब। एक से 10 बस्ता कि जो इन्होंने कहा है हमने गलत किया, माफ़ करें, और इमरान खान साहब भी कहें, ये कंसेंसस चाहिए। देखिए, मैं मुशर्रफ के ज़माने में मैं 2 दफ़ा उठाया भी किया, मैं उसके खिलाफ भी लेता, लेकिन उसकी बात माननी है। अच्छा। कान से पकड़ के IMF को हमारे सामने फाइनेंस से निकाला। 9/11 भी हो चुका नहीं, 9/11 पैसे का कोई ताल्लुक ही नहीं है, पैसे का सर, इसके अमेरिकन पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है। शौकत अजीज साहब बैंकर,
اس کے بارے میں فنانس والے جس لوگ تھے جو کل ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، کیا نام تھا، وقار مسعود صاحب، یہ کہتے ہیں جی بینکر جو ہوتا ہے نا یہ 30 اگست تک اس کو ہوتا ہے ٹارگٹ اچیو، اور میں کہا بھائی اس نے ٹارگٹ کر کے ملک ٹھیک کر دیے. اس کو کنجوس کہتے تھے کہ جی بینکر جو ہے پیسے بچا کے رکھتا ہے. اب دیکھیں کنزیومر لونز کو شروع ہوئے تھے جس قسم کے، یہ آپ کے سارے موبائل، گاڑیاں، موبائل، موٹر سائیکل، یہ سب لوگوں نے، اچھا یہ ہوتا کیا منی سرکولیشن میں آ جاتی ہے. یہ ڈاکٹر اشفاق صاحب اس ٹیم کے لون ٹیم کے ہیڈ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں نا جو لندن میں 1911 میں کیا تھا انہوں نے، لندن شہر بہت گند ہو گیا تھا. انہوں نے پورے سیاستدانوں کے لیے نہ کہا تھا 2 سال کے لندن شہر بین ہے، اچھا، اور شہر ٹھیک کر لیا تھا. پاکستان میں نا ساروں کو سعودی عرب بھیج دیں اور 2-3 سال میں معیشت ٹھیک کر لیں، صرف معیشت دان لگائیں صرف. کیونکہ اگر ہم اس کرائسس میں رہے اور یہ چلتا رہا، تم نے پٹرول مہنگا کر دیا، تم نے یہ کر دیا، تم نے فلاں کر دیا، اس نے یہ کر، اس پہ یہ لوگوں کی روزی روٹی کا سوال ہے، لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. یہ چلانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ نہیں تھا کہ وہ نون لیگ کو یہ کہا جائے، بنیادی طور مقصد تھا کہ بھائی یہ تم بیچتے رہے ہو تو آج کاٹ رہے ہو، یہ تم نے نہ بیجا ہوتا تو آج نہ کاٹتے، عمران خان نے نہ بیجا ہوتا تو نہ کاٹتا. اس ملک کے اندر یہی تو ہوا ہے کہ ہم نے گند بیجا. ویسے کرو، اچھا کردار پہ ہم نے گند بیچا، معیشت میں ہم نے گند بیچا، ہر معاملے میں پوائنٹ سکورنگ، ہر معاملے یہ پوائنٹ سے یہی وہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو، اس کے اوپر سارے کوئی اس ملک میں رہتے ہو یار تم لوگ، آنرشپ لیں، اونرشپ، اصل بات آنرشپ لیں نا کہ یہ میری ذمہ داری میں نے کرنا ہے، میرا ملک ہے، ہاں میرا ملک ہے، اور سب لیں، سارے سیاست. چلیں جی، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.